हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन्स, इट इज चैप्टर नंबर 10। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले मैं वो आपको बताऊंगा। इसमें हमने पढ़ना है स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक। इसमें हमने पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या क्या पढ़ना है। स्लोप ऑफ लाइन हमारा टॉपिक है। इसमें हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें डिराइव करनी है। अब लाइन की कुछ चीजें आपको गिवन होंगे और आपने उसमें से लाइन की इक्वेशन को जनरेट करना है, बनाना है, ठीक है। और फिर तीसरा इसमें होगा, मतलब जो जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो गिवन होगा, ठीक। उसमें से हम लाइन में से हमें स्लोप निकालना होगा, लाइन के हमें इंटरसेप्ट्स निकालने होंगे। आई विल रिपीट, लाइन का हमने पढ़ना है स्लोप, ठीक है, बहुत आसान है। अब स्लोप पढ़ने के अपने अपने तरीके हैं, कभी थीटा गिवन होगा, कभी इसके कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे लाइन के। फिर हमने बनानी है इक्वेशन ऑफ लाइन, टू फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन का सपोज ये लाइन है, इस लाइन के दो पॉइंट्स गिवन होंगे ए एंड बी, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे आपको, तो आपने बनानी है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। कभी ऐसे होगा लाइन का एक पॉइंट गिवन होगा और लाइन का स्लोप गिवन होगा, तो आपने उससे बनानी है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक होगा जहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, उस इक्वेशन ऑफ लाइन में से हमने उस लाइन का स्लोप निकालना होगा। उस इक्वेशन ऑफ लाइन में से हमने उस इक्वेशन ऑफ लाइन जो गिवन होगी उसमें से हमने उस लाइन के दो पॉइंट्स निकालने होंगे, इंटरसेप्ट्स निकालने होंगे। ये हमारे टॉपिक से बहुत आसान है। लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रीवियस पढ़ना है क्लास 10th का। क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट्स पढ़ना नहीं है, बस थोड़े रिपीट करने हैं, रिकैप्सुलेट करना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, याद है? डिस्टेंस फार्मूला हमें इसको डिराइव नहीं करना है, बस सिर्फ बताना है आपको। डिस्टेंस फार्मूला इज व्हेन यू हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी। इस ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। देन द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b बाय डिस्टेंस फार्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ, याद है किसी को, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला, याद है सबको? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a एंड b whose coordinates are given is स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पहला पॉइंट। दूसरा हमने पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेन द वर्टिसेस आर गिवन। अब वर्टिसेस ऐसे होंगे, A के वर्टेक्स होंगे x1 y1, B के वर्टेक्स होंगे x2 y2 और C के वर्टेक्स होंगे x3 y3। एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के साइड्स गिवन नहीं है, मतलब इनकी लेंथ गिवन नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको क्या गिवन है? इनके वर्टिसेस गिवन है, x1 y1, B इज x2 y2, C इज x3 y3। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल के साइड्स गिवन है। अगर ट्रायंगल के साइड्स गिवन होते हैं तो हम हीरोनिस फार्मूला इस्तेमाल करते एरिया निकालने के लिए। अगर इसमें आपको हाइट पता है तो आप लिखते हो 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है जब इसके वर्टिसेस गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, 2 डायमेंशनल के अंदर, जब इसके वर्टिसेस गिवन होंगे देन एरिया इसका निकालना है, इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, याद है किसी को? इट इज दिस 1/2 ऑफ, मैं इसे लिखता हूं x y माइनस y, x y माइनस y, x y माइनस y, ठीक। अब देखो मैं नंबरिंग करता हूं, नंबरिंग है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो मैं ऐसे लिखता हूं 1 2 3। जरा पढ़ो ऐसे 1 2 3। अब 2 से शुरू करो, 2 3 1। अब 3 से शुरू करो, 3 1 2। तो ऐसे लिखो 1 2 3 1 2 3, मतलब x1 इंटू y2 माइनस y3। फिर यहां से शुरू करो 2 3 1 2 3 1, मतलब x2 इंटू y3 माइनस y1। देन 1 से शुरू किया तो 1 2 3,
फिर 2 से शुरू किया 2 3 1, अब 3 से शुरू करेंगे 3 1 2, 3 1 2, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे याद रखोगे? इट्स 1/2 ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, देखो यहां पे नंबर है x1 x2 x3, x बाहर है, y ब्रेसेस के अंदर है, तो इट इज x1 x2 x3, अंदर क्या क्या है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बहुत आसान है इसको याद रखना। क्लियर? अब इसके बाद है तीसरा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में एक लाइन होती है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। इस ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होते हैं x1 y1 x2 y2। when C is some point which divides AB in the ratio m is to n, in the ratio m is to n, say for example अगर एक लाइन है AB, it is 10 centimeter long, if C is some point which divides AB in the ratio 3:7, तो बराबर आगे 10 इससे, ठीक है, आगे ना बराबर। if C is the point which divides this 10 centimeter long line in the ratio 4:6, तो 4:6 हम नहीं लिखते, हम लिखते 2 2s are 2 3s are, so it becomes 2:3। तो ये होता है रेशो। कभी ऐसा होगा ये C ए बी को डिवाइड करेगा 5:5 में, 5 हिस्से इधर 5 हिस्से उधर, लेकिन जब रेशो चेक करोगे तो 1:1 बन जाएगा। इस केस में सी जो है ये मिड पॉइंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन फॉर्मूला when C is some point which divides AB in the ratio m:n, therefore coordinates of C are, जैसे A के कोऑर्डिनेट्स है, B के कोऑर्डिनेट्स है, आपको क्वेश्चन होगा C के भी कोऑर्डिनेट्स निकालो। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ C are क्रॉस में mx2 याद है प्लस nx1 क्रॉस डिवाइड बाय m प्लस n कामा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में ऐसे होता है 1 और 2 x और y। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट हुआ, अब कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है? y कोऑर्डिनेट। तो क्रॉस करो ऐसे ही my2, देन जरा खुद से बताओ प्लस ny1 डिवाइडेड बाय, ये डिराइव किया है 10th में, आज आपको डिराइव नहीं करना है, सिर्फ इसको रिकैप्सुलेट करना है, पढ़ना है। इज दैट क्लियर? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C which divides AB in the ratio m:n are mx2 plus nx1 divided by m plus n, then क्रॉस में my2 plus ny1 divided by m plus n, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C। इज दैट क्लियर? अगर ये C A और B का मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या बन जाएगा? 1:1, फिर तो डिफाइनेड रेशियो है 1:1, तब जाके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट C। अब हम नहीं बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ही, अब हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट C। ठीक है, अब हमें बाय डिफॉल्ट पता होता है दिस C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:1। जरा पढ़ो, अब m का वैल्यू 1 है ना, n का वैल्यू 1, m1 n1। अब पढ़ो m1 तो x2 बचा, n1 तो x1 बचा, तो बचा कुल मिला के x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, देन m1 n1 मतलब y1 प्लस y2 बचा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। तो जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आपको निकालना होगा ना, तब जाके आपको डायरेक्टली क्या करना है? x1 और x2 ऐड करना है डिवाइड बाय 2, y1 और y2 को ऐड करना है डिवाइड बाय 2, जो यहां से मिलेगा वो होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। ठीक, अच्छा और एक चीज, ये आपके पास एक लाइन है AB, एक लाइन है, ठीक है, ये 10 फीट लॉन्ग है। कितने? 10 फीट लॉन्ग। एक आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये 10 फीट है, ठीक है, आपको इसमें से 7 फीट चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसको आप कट करोगे। क्या करोगे? ये एक्स्ट्रा है ना, इसको आप क्या करोगे? कट करोगे एट सम पॉइंट C, और ये C वहां पे होगा जहां पे ये 7 फीट रहेगा। कितना रहेगा? तो हमने C जो है, C ने AB को इंटरनली डिवाइड किया है। इंटरनली मींस आपको कट करने की जरूरत पड़ी, तो C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 7:3। 7 आपको जरूरत है, 3 वहां से बचा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब अगर ऐसा हुआ,
आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है 10 फीट लॉन्ग, और आपको चाहिए एक पिलर 12 फीट। तब जाके आप क्या करोगे? आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन, मतलब आपके पास 12 फीट है ही नहीं, लेकिन आपको चाहिए 12 फीट लॉन्ग पिलर, तो आप क्या करोगे? है कितना? 10 फीट। आपको चाहिए कितना? 12। इस केस में आप क्या करोगे? आप इसको और 2 फीट जोड़ लोगे। चाहिए ही चाहिए आपको 12 फीट। ठीक है, मान लो आपको वॉलीबॉल का कोर्ट बनाना है, ठीक, तो उसके लिए आपके पास एक 10 फीट अवेलेबल है, आपको चाहिए 12 फीट, तो आप क्या करोगे इस केस में? इस केस में आप यहीं से इसको 2 फीट और जोड़ लोगे। अब सी ने इसको, हमने इसको कट किया कि जोड़ दिया? तो जोड़ने का मतलब सी ने इस ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड किया। क्या किया? एक्सटर्नली डिवाइड किया, हमें जोड़ने की जरूरत पड़ी, तो इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m/10 एंड सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m/10। इज दैट क्लियर? समझ आए? इस केस में सेक्शन फॉर्मूला है ऐसे, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। सिंपल। आपको सिर्फ उतना याद रखना है, वहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा इंटरनली है कि एक्सटर्नली है, बस इतना आपने याद रखना है। समझ आवा? ये था प्रीवियस क्लास का कुछ जो हमें चाहिए यहां पे। अब आगे चलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? देखो, हम लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। जब हम कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन को ड्रा करते हैं ना, जब एक लाइन को ड्रा करते हैं, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी दोनों को इंटरसेक्ट कर सकता है। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये हमने एक लाइन ड्रा की, क्या ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी? नेवर, क्योंकि ये इसको पैरेलल है। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे टर्न करेंगे, क्या ये कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी? यहां पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम प्रोड्यूस करेंगे लाइन को, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, दूसरी एक लाइन है ये वाली, क्या ये लाइन, वर्टिकल लाइन, कभी भी वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी? क्योंकि ये इसको पैरेलल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, एक्सेप्ट दीज टू लाइन्स, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी वर्टिकल है वाई एक्सिस, और ये भी वर्टिकल है, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब इन दो को छोड़ के जितनी सारी लाइन्स आप ड्रा करोगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और वर्टिकल लाइन कभी भी वाई एक्सिस को। लेकिन जितनी सारी नॉन वर्टिकल लाइन्स, जिनको हम स्लांटिंग लाइन्स बोलते हैं, ठीक है, जितनी सारी नॉन वर्टिकल लाइन्स है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंफर्म एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। क्या हम समझ? इतना समझ आया? लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ एक्स एक्सिस की। जब वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनता है। पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उस केस में एक एंगल बनता है वहां पे, तो एंगल है थीटा। इस थीटा को हम कहते हैं इंक्लाइनेशन। क्या कहते हैं? इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। मतलब कितना हमने रोटेट किया, कितना हमने, से फॉर एग्जांपल ये लाइन यहां पे थी, अब जब हमने इस पॉइंट पे इसको हमने फिक्स्ड रखा, इस पॉइंट पे हमने रोटेशन की ऐसे, तो इस रोटेशन को इंक्लाइनेशन बोलते हैं। तो इसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे एक एंगल बनाया। यहां से काउंट नहीं करना है, यहां से काउंट नहीं करना है, आपने काउंट करना है यहां से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो यहां पे थीटा बन गया, थीटा को कहते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। इज दैट क्लियर? अब हमारा टॉपिक है स्लोप। अब स्लोप होता क्या है, मैं आपको पहले ऐसे बताता हूं। यह हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जब आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी प्लेन, जब आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा,
ये ऑब्जेक्ट यहां से बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, तब तक मूव नहीं करेगा जब तक ना हम इसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मतलब इसका स्लोप जो है दैट इज जीरो, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर मैंने थोड़ा सा भी इसको हॉरिजॉन्टल से मतलब थोड़ा रोटेट किया, टर्न किया, अब इसको बस सिर्फ छोड़ना है यहां से, ये खुद ब खुद रोटेट हो जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहां से खुद ब खुद चला जाएगा, देखो। ठीक है, तो इसी को स्लोप कहते हैं। अगर इसी चीज को हम, फिर मैं आपको यहां पे बताऊंगा नॉन मतलब जो वर्टिकल है उसका स्लोप कितना होता है। देखो पहले आपने देखा ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इससे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इसका स्लोप जीरो है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसको मोड़ेंगे थोड़ा सा, तो इसका स्लोप जरूरी डिफाइनड होगा, कुछ होगा इसका स्लोप। इसको आप बस सिर्फ छोड़ना है हमें यहां से, जब छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद मूव करेगा ये ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ये साथ पहाड़ स्पेट ब्रिटिश स्पेट कुंजा इस तरह फुटबॉल, बस उसको छोड़ो आप, वो खुद ब खुद वहां से चला जाएगा। अगर फुटबॉल को हम ग्राउंड में रखेंगे, प्लेन सरफेस पे रखेंगे, जब तक ना किक मारेंगे तब तक फुटबॉल वहां से नहीं हिलेगा। पानी हिले, फुटबॉल नहीं हिलेगा जब तक ना किक मारेंगे या जब तक ना हवा वहां से आएगी, तब तक वहां से फुटबॉल नहीं हिलने वाला। इज दैट क्लियर? अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ये हो गया नॉन हॉरिजॉन्टल या नॉन वर्टिकल कहते हैं, इसको स्लांटिंग सरफेस कहते हैं। तो इसका भी स्लोप कुछ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसीलिए तो हम जो है छत देते हैं ना, उसका थोड़ा स्लोप रखते हैं ताकि वहां से जो बर्फ होगी जमा होगी वो वहां से नीचे जाए। ठीक है बेटा, अगर हम स्लैब की बात करेंगे, अगर पाशा की स्लैब जब उस पर बर्फ गिरती है उसको वहां से खुद से हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि वहां वो खुद से नहीं हटता है वहां पे। ठीक है गुबर? अगर हम बात करेंगे वर्टिकल की, ये वर्टिकल है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ यहां से छोड़ना है, ये यहां से मूव करेगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? जब इसने मूव यहां से किया ना, ये सरफेस से हट के इसने मूव किया, ये सरफेस को टच करके नीचे नहीं आया, क्योंकि इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। तो स्लोप का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझ आया, स्लोप किस चीज को हम कहते हैं। ठीक है, हम कभी कहते हैं ना आपने स्लोप कम रखा छत का, बर्फ जो है वो नीचे नहीं जाएगी। जितना स्लोप ज्यादा होगा, देखो ये मानो आप ये जीरो है, ये जीरो है, ये थोड़ा सा हमने स्लोप रखा, ये और हमने स्लोप रखा, तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना जो है बारिश या बर्फ जल्दी से नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये कोई भी लाइन आप नॉन वर्टिकल ले लो या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो कंफर्म एक बनता है। देखो अब आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल कैसे एंगल बनाएगा? हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन एंड दिस लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन देयरफॉर थीटा इज इक्वल जीरो, है ना? इनके बीच में थीटा कितना है? जीरो है। नो डाउट ये इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन हम कहेंगे थीटा जीरो है व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां पे थीटा है कुछ, अभी एक्यूट है ना, जीरो से ज्यादा है, 90 से कम है। कभी ऐसे होगा, ये लाइन ऐसे होगी, इस केस में थीटा कितना है? इस केस में थीटा ऑब्ट्यूस है, इस केस में थीटा कितना है? एक्यूट है, जीरो से ज्यादा, 90 से कम, और इस केस में थीटा कितना है? 90 है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो या तो जीरो होगी, या तो 90 होगी, या तो ऑब्ट्यूस होगी। ठीक है, एक्यूट है ना, ये एक्यूट है। अगर यहां पे ड्रा करेंगे तो क्या बन गया? 90 बन गया। अगर ऐसे ड्रा करेंगे तो ऑब्ट्यूस बन गया। बात को समझ रहे हो? तो थीटा जो है वो जीरो या जीरो से ज्यादा होगा और 180 या 180 से कम होगा। अब आप बोलोगे 180 से 180 कैसे होगा? इस लाइन को हमने रोटेट किया, लिसन टू मी, एंगल कितना है? हाउ मच इज एंगल? हाउ मच इज एंगल? नहीं, फिलहाल जीरो है। अब जब इसको रोटेट करोगे तो क्या, कौन सा एंगल बन रहा है? एक्यूट एंगल बन रहा है। और रोटेट करो तो कौन सा एंगल बन रहा है? 90। अब कौन सा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूस। तो अब क्या बना? 180। ठीक है, तो 180 से ज्यादा आपको कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि 180 से ज्यादा तो यहां पे आ गया, लेकिन उसको हम एक्यूट ही कंसिडर करेंगे यहां से। इज दैट क्लियर? तो एंगल जो है वो जीरो से ज्यादा और 180 से कम, या जीरो और 180 होता है। ठीक, अब स्लोप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे? स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय m। स्लोप ऑफ लाइन कैसे डिनोट होता है? m से।
अब स्लोप निकालना कैसे है, स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप इज डिनोट बाय m, देयरफॉर m इज इक्वल टू tan थीटा। ऐसे हम स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। किससे? किससे स्लोप को कैलकुलेट करते हैं? tan थीटा से। सो m इज द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज इक्वल tan थीटा व्हेन थीटा इज गिवन। थीटा तो गिवन होगा ना, ठीक है। अब इसका स्लोप देखते हैं। से फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल का एंगल कितना है? 0 है। मैंने अभी बताया जब हॉरिजॉन्टल सरफेस हो उस पर ऑब्जेक्ट रखोगे, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, तो मतलब इसका स्लोप 0 है। यहां से बारिश यहां से बर्फ जो है वो नीचे गिरने वाली नहीं है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? 0 है। अब थीटा 0 है तो स्लोप ऐसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू tan 0 विच इज 0। tan 0 किसके बराबर होता है? 0 होता है। ठीक है। अच्छा, हम छत जो है ऐसे लगाएंगे, कैसे? वर्टिकल 90 डिग्री, तो क्या इस पे बर्फ जमेगी? अब बर्फ नीचे गिरना वो तो अलग बात है, लेकिन इस पे बर्फ ही नहीं जमेगी क्योंकि इसका स्लोप ही डिफाइंड नहीं है। हम ऐसा नहीं कहेंगे बर्फ नीचे गिर रही है, नहीं गिर रही है, इस पे तो बर्फ ही नहीं जम रही है। जब इस पे बर्फ नहीं जम रही है मतलब इसका स्लोप डिफाइंड नहीं है। तो एंगल कितना बन रहा है? 90। सो स्लोप इज m इज इक्वल tan 90, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ रहा है? अब अगर ये लाइन ऐसे हो तो थीटा कौन सा है? एक्यूट है। मान लो थीटा 30 डिग्री है तो m आएगा, m इज इक्वल tan 30। tan 30 इज 1/√3। 1/√3 आया इसका स्लोप, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा आ रहा है। तो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ठीक है। अब ऐसे लाइन को ड्रा करेंगे। ये लाइन ऐसे ड्रा हमने की, अब हम लाइन को इस शेप में ड्रा करेंगे ऐसे। तो इट इज दिस एंगल बन रहा है से फॉर एग्जांपल 135 है ना, 90 से ज्यादा है ना। सो m इज इक्वल tan 135। tan 135 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेबल में इसका वैल्यू नहीं है, हम लिखेंगे 90 + 45। 90 प्लस, अब 90 जब होता है ना तो tan कन्वर्ट होता है क्वाट में। 90 + 45, 90 + 45 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है। अच्छा, cot 45 किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो स्लोप 0 भी हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो स्लोप इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी 0। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। कोई बाउंड नहीं है कि 1 से ले मतलब 1 से लेस है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो स्लोप इज नेगेटिव। अब आपको याद रखना है केसेस। स्लोप कब 0 होता है? जब हॉरिजॉन्टल होती है, जब एंगल 0 बन जाता है। स्लोप कब नॉट डिफाइंड है? जब वर्टिकल होता है। स्लोप कब पॉजिटिव है? जब एंगल एक्यूट बनता है इसके साथ। और स्लोप कब नेगेटिव है? जब ऑब्ट्यूस एंगल बनता है इसके साथ। एक्यूट पे पॉजिटिव स्लोप होता है, ऑब्ट्यूस पे नेगेटिव स्लोप होता है, हॉरिजॉन्टल पे स्लोप 0 होता है, वर्टिकल पे स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। इज दैट क्लियर? समझ आवा? ये है स्लोप ऑफ लाइन। इट्स डिनोटेड बाय m, where m is tan theta and theta is greater or equal 0, less or equal to 180. Is that clear? अच्छे से समझ आया? अच्छा, 180 की बात करेंगे। 180 पे स्लोप कितना होगा? 180 पे जो हमने देखा लाइन ऐसे बन रही है, हॉरिजॉन्टली बन रही है, देन m इज इक्वल tan 180। आपको पता है tan 180 का वैल्यू भी क्या होता है? 0 होता है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक, तो हमने पढ़ा स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन व्हेन थीटा इज गिवन। पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ से, किंतु अच्छे लिखो नहीं। अच्छा, इसमें मैं ऐसे रखूंगा। स्लोप ऑफ लाइन थीटा इज ग्रेटर और इक्वल 0, लेस और इक्वल 180। इट्स डिनोट बाय m, वेयर m इज इक्वल tan थीटा। तो केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, देन स्लोप इज tan थीटा tan 0, which is 0. You have to remember this. Then second is if theta is equal 90 pi by 2, then m is equal tan pi by 2, which is not defined. तीसरा केस, ये हम खुद से बनाते हैं, दो केसेस अलग अलग। Then when theta is acute,
देन m इज इक्वल 10, एक्यूट इज सपोज 30 डिग्री, तो मान लो अब आप इसको ऐसे ही याद रखोगे, देन स्लोप इज पॉजिटिव, then slope is positive. And the fourth one is, if theta is obtuse, then slope of line is negative. The slope of line is 0, positive, negative or not defined. Is that clear? तो ये है slope of line when theta is given. इंशाल्लाह तो आज हमारा टॉपिक है slope of line joining 2 points. Slope of line joining 2 points. Let the points are P, x1, y1 and Q, x2, y2. मेरी बात ध्यान से सुनो. स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना है लेकिन उसका थीटा गिवन नहीं है. उस लाइन का क्या गिवन है? उस लाइन का गिवन है 2 पॉइंट्स, x1, y1 और दूसरा है x2, y2. इज दैट क्लियर? अभी क्या था गिवन? थीटा गिवन था. अब क्या गिवन है? 2 पॉइंट्स से लाइन के गिवन. इसका हम स्लोप कैसे निकालेंगे तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं. रखो आप ध्यान इधर. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस. एक लाइन हम ड्रा करेंगे. इस लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है. थीटा हमें पता नहीं है, थीटा कितना है. ये थीटा है लेकिन ये अननोन एंगल है. मैंने इसका नाम थीटा रखा है लेकिन ये थीटा गिवन नहीं होगा ये कितना है. अब इस लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है. एक है P, x1, y1. एक काम करते हैं, इसको ऑरिजिन से लेते हैं ताकि एस आसानी. ये अभी ऑरिजिन मानो आप यहां पे. ये y एक्सिस है. दिस इज x एक्सिस, this is y axis and this is origin and this is the given line L जिसका हमने स्लोप निकालना है. इस लाइन का क्या गिवन होगा? थीटा गिवन होगा? नो. क्या गिवन होगा? इसके 2 पॉइंट्स गिवन होंगे P एंड Q, x2, y2. अभी आप ध्यान रखना अच्छे से. ये m है. कोई मुझे बताएगा O से लेकर m तक की लेंथ कितनी होगी? x1, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट से x1, y1, तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x1, ये वर्टिकल कंपोनेंट y1. ठीक. अगर यहां बात करेंगे यहां तक, यहां से यहां तक y1 है ना? ये और ये पैरेलल है ना, तो ये y1 है. अच्छा, अगर Q से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे N, तो ऑरिजिन से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी? x2. और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है y2. ठीक है, समझ आया? अब यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पे. इसको फिगर में ही समझो. ये थी कर अंडरस्टैंड करने की कोशिश. P क्यों, ये मानो R. ठीक है इतना. अच्छा, ये कितना है? ये कितना है? PM y1 है ना. ये कितना होगा? y1 होगा क्योंकि सारे पैरेलल है आपस में, तो ये भी y1 है. ये कितना है? x1. ये कितना है? x2. इज दैट क्लियर? अभी आप ध्यान रखो, यहां पे PR है, ये लाइन है, ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा है. कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा ही होगा बिकॉज दिस एंड दिस आर पैरेलल, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. दीज आर अल्टरनेट नहीं कहेंगे इनको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. दीज आर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे. नहीं समझे? एंगल गिवन नहीं होगा, याद रखना. मैंने थीटा नाम रखा लेकिन एंगल गिवन नहीं होगा. हमें हमारे पास इस वक्त 2 पॉइंट्स गिवन है. अभी देखो 1 बाय 1, ये 2 पॉइंट्स गिवन है P एंड Q. इनकी बुनियाद पे मैंने कुछ वैल्यूज निकाली, y1, 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 x1, x2, y2. ओके, यूं तो आवा तो समझ.
और ये एंगल थीटा, दिस एंगल O इज इक्वल टू एंगल P बिकॉज PR is parallel to this x-axis. PR is parallel to, when the two lines are parallel, their corresponding angles are equal. Is that clear? अब देखो हम ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल PQR, right angled at R, right angled at R. इस ट्राइंगल के अंदर स्लोप हमें निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L. ये लाइन L है, मैंने नाम रखा है यहां पे L. इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए दैट इज M. M किसके बराबर होता है? tan थीटा. लेकिन याद रहे कि थीटा हमें पता नहीं है. अगर मुझे थीटा पता होता तो मुझे ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो मैंने स्लोप निकाला. अच्छा, tan थीटा किसके बराबर होता है? बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस. व्हाट्स परपेंडिकुलर हियर? इट्स QR. व्हाट्स बेस हियर? इट्स PR. अब यहां पे आपने ध्यान रखना है, QR जो है इसकी लेंथ मुझे नहीं पता है QR की. अच्छा, QR जो है दैट्स QN माइनस RN, इजंट? समझ आया? QR इज दिस पार्ट. अगर मैं पूरे हिस्से में से QN में से ये बाहर निकालूं तो बचेगा क्या? QR. सो QR किसके बराबर है? इट्स QN टोटल लेंथ माइनस दिस RN. समझ आया? डिवाइड बाय PR. सबसे पहले PR किसके बराबर है? MN के बराबर. ये सारा कुछ आपने फिगर में से देखना है. QN माइनस RN डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू MN. मैंने डिटेल यहां पे नहीं लिखी, मैंने आपको सारा कुछ कहां पे सिखाया? फिगर में से. तो फिर M इज इक्वल टू QN माइनस RN डिवाइड बाय, अब ये MN जो है ये किसके बराबर है? ON टोटल लेंथ माइनस OM, टोटल लेंथ ON माइनस दिस लेंथ OM. ये मैंने इसलिए लिखी, ये नंबर, ये चीजें, इनकी लेंथ्स मुझे पता है. अब बताओ जरा QN कितना है? QN इट्स Y2. QN कितना है? इट्स Y2. RN कितना है? Y1. ON कितना है? X2 माइनस OM कितना है? X1. तो ये हमें क्या मिला? ये हमें मिला स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. अब M tan थीटा आप नहीं ले लोगे. अगर आपको थीटा गिवन है तो स्लोप निकालने के लिए आप लिखोगे वी नो दैट M इज इक्वल tan थीटा. थीटा का वैल्यू दे दो तो आपको मिलेगा स्लोप ऑफ द लाइन. अगर आपको थीटा नहीं, दो पॉइंट्स गिवन है, तो आप इस बार लिखोगे वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन M इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 डिवाइड बाय X2 माइनस X1. और it can be written as M is equal to Y1 minus Y2 divided by X1 minus X2. अब आप बोलोगे क्यों? देखो यहां से इनको इंटरचेंज करो, कॉमन क्या आया? माइनस. यहां से इनको इंटरचेंज करो, कॉमन क्या आया? माइनस और माइनस कट. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो. Y2, हाँ इतना याद रखना है. अगर आपने पढ़ा Y2 माइनस Y1, फिर पढ़ना है डिवाइड बाय X2 माइनस X1. अगर आपने पढ़ा Y1 माइनस Y2, फिर आपने पढ़ना है X1 माइनस X2. इज दैट क्लियर? For example, you have 2 points A and B, 1, 2 और B के कोऑर्डिनेट्स है -3, 8. Therefore, slope M is equal Y2 minus Y1. Remember, ऊपर Y's होते हैं, नीचे X होते हैं, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए. Y2 minus Y1, X2 minus X1 और Y1 minus Y2, X1 minus X2. पहले नंबरिंग करो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है. तो स्लोप किसके बराबर होता है? Y2 माइनस Y1, 8 माइनस 2. मैं यहां से गया 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई -3 माइनस 1. Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X1, नॉट X1 माइनस X2. अगर आप Y में से यहां से गए तो इसी डायरेक्शन में X में भी जाना है. -3 माइनस 1. It is 6 by minus 4 which is 3 by minus 2 which is minus 3 by 2. ये इसका स्लोप है. ठीक है, स्लोप क्या आया? लेकिन नेगेटिव आया. दैट मीन्स ये लाइन ऐसे नहीं होगी, ये लाइन इस फॉर्म में होगी. इज दैट क्लियर? जरा चेक करते ये लाइन कहां पे ड्रा होगी. ये लाइन होगी यहां पे
1 2 कहां पे, 1 2 इज हियर, -3, -3, -3, इज हियर। तो जब आप लाइन को ज्वाइन करोगे किस फॉर्म में लाइन आ गई? मैंने अभी बताया था, अगर लाइन इस फॉर्म में तो स्लोप पॉजिटिव, अगर लाइन इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में लाइन होगी तो स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इस फॉर्म में लाइन होगी तो स्लोप नेगेटिव होगा। आपने देखा ये लाइन इस फॉर्म में, दैट मींस ये एंगल ऑब्ट्यूज बना रहा है, और जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बनता है स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स is m is equal to y1 minus y2 divided by x1 minus x2 or y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये होगी इसकी डेरिवेशन। इसका ले लो आप फोटोग्राफ, मैं थोड़ा और बताऊं। अभी पढ़ना है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिज्म। मतलब दो लाइनस की बात करेंगे, अगर दो लाइनस आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप्स के लिए क्या कंडीशन है, अगर दो लाइनस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, यहां ध्यान रखो। सबसे पहला है पैरेलल। If L1 is parallel to L2, if we have two lines L1 and L2, if they are parallel to each other, so what is the condition? ये एक लाइन L1 है, ये दूसरी लाइन है जो इसको पैरेलल है L2। दिस इज L1, दिस इज L2। ठीक, रिलेशन बनानी है इनके स्लोप्स के बीच में, इनके स्लोप्स क्या रिलेशन आपस में बनाएंगे। तो L1 इज पैरेलल टू L2, हम करेंगे लेट, स्लोप तो गिवन होगा, स्लोप ऑफ L1 साथ और एक क्वेश्चन में दिया, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि L1 का स्लोप इतना है, L2 का स्लोप इतना है। आपने चेक करना होगा कि दो लाइन्स पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन चेक कर रहे हैं। स्लोप ऑफ L1 इज M1, लेट करेंगे ना, स्लोप क्या होगा, गिवन होगा। स्लोप ऑफ L2 इज M2। अब इनकी कंडीशन बनाएंगे। मुझे बताओ ये क्या है, ये मानो आप थीटा है। ठीक है, ये क्या है, द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इट्स गिवन पैरेललिज्म, द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ दिस इज थीटा, कैन यू टेल मी व्हाट्स दिस? Theta, because when the two lines are parallel and this is the transversal, these are two corresponding angles। अब आप हमेशा पैरेलल लाइन्स को ऐसे देखते हो, जरूरी नहीं है वो ऐसे हो, वो ऐसे भी हो सकती है। ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर ये थीटा, ये भी कितना है, थीटा है। अभी ध्यान रखो, स्लोप ऑफ L1 दैट इज M1 किसके बराबर है, टेन थीटा। ठीक है, अब थीटा तो गिवन होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। एंड स्लोप ऑफ L2 दैट इज M2, वो भी किसके बराबर होगा, क्योंकि इस बार थीटा गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन नहीं है, थीटा गिवन है, वो भी टेन थीटा है। तो फ्रॉम अबव रिजल्ट्स देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो टेन 30 विच इज 1/√3, ये भी 30 है तो ये भी टेन 30 विच इज ऑल्सो 1/√3। तो M1 1/√3, M2 1/√3, देयरफॉर M1 इज इक्वल M2। अब बताओ ये क्या बन गया, ये बन गई रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ टू लाइन्स व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आप कैसे बताओगे द टू लाइन्स आर पैरेलल? द टू लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर मैं ऐसे पढ़ूं, द टू लाइन्स आर पैरेलल, आप क्या बताओगे स्लोप्स के बारे में? मैं पढ़ूंगा यहां से, द टू लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल। अगर मैं ऐसे पढ़ूं, इफ द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वेरी सिंपल। ठीक है, अगर मैं पढ़ूं द टू लाइन्स आर पैरेलल, आप बोलोगे द स्लोप्स आर इक्वल। अगर मैं बोलूं द स्लोप्स आर इक्वल, आप बोलोगे द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर से फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन ऐसे होगा, स्लोप ऑफ, मतलब ऐसे होगा, M1 इज इक्वल टू 3/2 एंड
m2 इज इक्वल टू 3/2, तो आप लाइन्स के बारे में क्या बताओगे? देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं ऐसे बताऊं L1 इज पैरेलल टू L2, M1 इज -1/3, कैन यू टेल मी व्हाट्स M2? -1/3। आपको गिवन है L1 और L2 पैरेलल है, एक लाइन का स्लोप आपको पता है, तो दूसरी लाइन का स्लोप बता सकते हो आप कितना होगा? बाय द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म M1 इज इक्वल टू M2, सो M2 इज आल्सो -1/3। ये है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। इज दैट क्लियर? अब पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिज्म। इसको दूसरा है परपेंडिकुलरिज्म, व्हेन द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू, ये तो गिवन होगा L1 और L2 परपेंडिकुलर है, L1 का स्लोप आपको पता है, स्लोप ऑफ L1 इज दैट इज M1 एंड स्लोप ऑफ L2 इज M2। क्या क्या गिवन है? लाइन्स के स्लोप्स पता है, लाइन 1 पैरेलल परपेंडिकुलर टू लाइन 2 है। अब इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे जैसे अभी बनाई हमने। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन है। अब मैं दो लाइन्स यहां पे लूंगा, एक लाइन और दूसरी लाइन, इसको परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा मैं। द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, अब ये परपेंडिकुलर तो आपस में है, अब देखना है स्लोप्स की क्या कंडीशन है। ठीक है, अच्छा L1 ये है, L2 ये है, L1 ये है, L2 ये लाइन है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दे मेक एन एंगल 90 डिग्री। अब आप 90 यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो या यहां रखो, ये तो 90 है, सारे एंगल्स तो 90 होंगे। ये जो L1 जो है, लेट इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद दिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक शगुबर, और ये जो है ये एंगल बीटा बना रहा है, क्योंकि एंगल सेम नहीं होंगे, ये तो एक्यूट है, ये ऑब्टूस है। लेट L1 एंगल अल्फा बना रहा है, L2 एंगल बीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इतना समझ आया? तो M1 स्लोप ऑफ L1 दैट इज M1 इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, और स्लोप ऑफ M2, स्लोप ऑफ L2 दैट इज M2 इज इक्वल टू tan बीटा। अभी मैं बनाऊंगा अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन, देखो कैसे। एक पैरेलल लाइन इससे पास करेंगे, ठीक है, ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रा की इन ऑर्डर टू मेक रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में रिलेशन बनाओगे तो स्लोप्स में रिलेशन बनेगी। अभी बताओ मुझे, यहां ध्यान रखना अच्छे से, ये डॉटेड लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये L1, ये अब देखो L1 कहां से, ये कितना है अल्फा, तो ये कितना होगा अल्फा होगा कि नहीं होगा? समझ आया अच्छे से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्फा तो ये अल्फा। अभी और एक, यही डॉटेड लाइन और ये लाइन, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल ये है, ध्यान रखना कहां से कहां तक है। ये डॉटेड लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, इस बार ये लाइन है, तो ये कितना है बीटा। ये कितना होगा बीटा? कौन सा वाला हिस्सा है लाइन के ऊपर से? ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा बीटा है, ये पूरा हिस्सा बीटा। इतना समझ आया? सो फ्रॉम फिगर बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 या 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा। ठीक है, tan बीटा M2, tan अल्फा M1। बीटा दोनों साइड से tan ले लो, tan बीटा tan 90 प्लस अल्फा, नहीं tan 90 प्लस अल्फा। ठीक, tan बीटा आपको पता है tan 90 प्लस बीटा इज माइनस cot अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, लेकिन हमारे पास cot नहीं tan ही होना चाहिए, तो tan बीटा
इज इक्वल टू -1/tan अल्फा, -1/tan अल्फा। ये तो tan बीटा किसके बराबर है? tan बीटा इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ L2 एंड tan अल्फा इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ L1, दैट इज M1। tan अल्फा इज स्लोप ऑफ L1, दैट इज M1। ठीक है, अब बताओ मुझे M2 और M1 अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स की क्या रिलेशन है? देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। नहीं समझे, नहीं समझे। M2 किसका स्लोप है? L2 का। ये किसके बराबर है? ये इस M1 का रेसिप्रोकल है। M1 का रेसिप्रोकल जरा मुझे बताओ। 1/M1। नहीं समझे। M1 का रेसिप्रोकल 1/M1, साथ में क्या लिखा? नेगेटिव। तो क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ M1। और अगर मैं M1 इधर लेकर आऊं तो ये M2 इधर जाएगा, एक ही बात है। सो दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, दे आर। मिसाल के तौर पर अगर इस M1 का स्लोप, मतलब अगर L1 का स्लोप 3/2 है तो कोई मुझे बताएगा L2 का स्लोप कितना होगा? रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, दैट्स -2/3। मैम को कैलकुलेट कुन जाए। गिवन है L1 का स्लोप है 3/2, लेकिन गिवन है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 इज -2/3, द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, सॉरी 3/2, द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 3/2। और हम दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं M1 into M2 is equal to -1। If L1 is perpendicular to L2, then the product of their slopes is -1, then the product of their slopes। अब मर्जी है कैसे याद रखो, ठीक है। अगर से फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन होगा ऐसे L1 is perpendicular to L2, M1 is 4, you have to find out M2, तो आप ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, जैसे मर्जी याद रखो। आप ऐसे लिखोगे if L1 is perpendicular to L2, therefore we know that M1 into M2 is equal to -1, the product of their slopes is -1। इसमें से M1 आपको पता है तो M2 आपको खुद से मिलेगा, so M2 is equal to -1/4। बहुत आसान है। तो मतलब अगर ये 4 है तो ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, दैट्स -1/4। इजंट दिस इजी? तो ले लो जल्दी से फोटोग्राफ। टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। नाउ टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स, और इसके बाद हमें पढ़ना है कोलिनियरिटी। ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन पढ़नी है अबाउट देयर स्लोप्स, ठीक है। फिलहाल हमारा टॉपिक ये है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। हम दो लाइन्स लेते हैं, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दिस इज ऑरिजिन, ठीक। तो दो लाइन्स लेंगे हम, लाइन 1, लाइन 2। अब ना तो ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वहां पे एक एंगल एक्यूट बन रहा है, दैट इज थीटा, और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, दैट्स फाई। अब अगर ये थीटा ये भी थीटा है तो हमें दोनों थीटा निकालने की जरूरत, एक निकालो दूसरा खुद ब खुद पता चलेगा। ये फाई निकालो ये भी फाई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो आपने थीटा और फाई एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल निकालना। इफ द टू लाइन्स आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर देन एंगल बिटवीन देम, ये लाइन पैरेलल ते आसन की हैं। जब लाइन्स परपेंडिकुलर ना हो तो वो लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उनके बीच में जो एंगल्स बनेंगे एक ऑब्ट्यूज होगा एक एक्यूट होगा, ओके। अब देखो L1 जो है ये लाइन फर्स्ट है, ये एंगल α1 बना रहा है। कौन सा एंगल? α1 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इज दैट क्लियर? और L2 जो है, लेट
ये एंगल अल्फा 2 बना रहा है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, इनसे हम स्लोप निकाल सकते हैं। इनसे हम क्या निकालेंगे? मैं इसे लिखूंगा स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 दैट इज M1। स्लोप को कैसे डिनोट करते हैं? M1 से। ये लाइन फर्स्ट है, एंगल कितना है? अल्फा 1, सो M1 कितना आएगा? tan अल्फा 1, बिकॉज व्हेन एंगल इज गिवन स्लोप ऑफ लाइन इज tan अल्फा 1, ये तो गिवन होगा। हो गया एक। स्लोप ऑफ L2 दैट इज M2 इज इक्वल टू tan टाइम्स अल्फा 2। असल में हमने निकालना है थीटा। क्या निकालना है? थीटा निकालना है। अभी देखो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंड, इसको फिलहाल रहने दो, या ऑब्ट्यूस अभी रहने दो। जब आप एक्यूट एंगल निकालोगे ऑब्ट्यूस तो खुद ब खुद मिलेगा। मान लो एक्यूट एंगल आपने 60 निकाला, ये तो बाय डिफॉल्ट 120 होगा ना, ये निकालना आसान है। फिलहाल एक एंगल निकालो। यहां से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा की, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है गुबर? तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्फा 1 है। ठीक, समझ आवा? ओ अच्छा, इफ दिस इज अल्फा 2, अब ये दो लाइन्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहां पे एंगल अल्फा 2 बन रहा है, तो यहां भी क्या बनेगा? ऐसे ये एंगल भी अल्फा 2 होगा। ये एंगल और ये एंगल अल्फा 2 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, सो फ्रॉम फिगर थीटा अल्फा 2 इज इक्वल थीटा प्लस अल्फा 1, अल्फा 1। ठीक, इसमें से हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। दोनों साइड से tan ले लो, ये बन जाएगा tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ऐसा नहीं लिखना tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1, नो, इट्स tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। हमें tan थीटा चाहिए। अगर हमें tan थीटा मिला, से फॉर एग्जाम्पल tan थीटा का वैल्यू 1/√3 आया, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो, आपको स्लोप्स, लाइन्स गिवन है, स्लोप्स गिवन है, इनके ये गिवन है। आपको थीटा चाहिए, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एक्यूट एंगल है। इफ थीटा इज एक्यूट, फाई दैट्स ऑब्ट्यूस एंगल, वो निकालना आसान है। tan थीटा, सपोज इनका वैल्यू आया 1/√3, तो थीटा किसके बराबर आएगा? 1/√3 कब होता है वैल्यू? 30 पे, तो ये और ये कैंसल, थीटा तो 30 आया ना। फिलहाल आप ये निकालो। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी tan A माइनस tan B, सॉरी tan A माइनस B, याद है? ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा tan A माइनस B, कुछ याद है कि नहीं है? tan A माइनस B, व्हाट इज tan A माइनस B? यस, इट्स tan A माइनस tan B डिवाइड बाई 1 प्लस tan A tan B। चलो कुछ तो याद है। tan A माइनस B इज इक्वल tan A माइनस tan B डिवाइड बाई 1 प्लस tan A tan B। सो tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 1 प्लस tan अल्फा 2 अल्फा 1, या अल्फा 1 अल्फा 2, वन एंड द सेम थिंग। ठीक, आपको क्वेश्चन होगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, उनके स्लोप्स गिवन होंगे। अब स्लोप क्या है? m1, so tan theta is equal to tan alpha 1 is m1 and tan alpha 2 is m2, so it is m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। अब m1 और m2 क्या है? रियल नंबर्स है, एक वैल्यूज है। जब आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे आपको एक ऐसा वैल्यू मिलेगा 1/√3। अगर आपको ये वैल्यू मिला तो समझो आपको थीटा का वैल्यू मिला। लेकिन इस केस में जो है थीटा जो है, थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, तो ये है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब इसमें से थीटा तो tan जाएगा दूसरे साइड, tan इनवर्स बनेगा, या डायरेक्टली आप वैल्यू निकाल सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको tan का वैल्यू मिला, इनको कैलकुलेट करने के बाद इनका वैल्यू आया से फॉर एग्जाम्पल 1/3 या 7/4,
तो थीटा का वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू 7/4 कब होता है? ये कैलकुलेटेड नहीं है, ये हमें नहीं पता है इसे, ठीक है। टेन का वैल्यू होता है 7/4, लेकिन किस एंगल पे ये हमें नहीं पता, ये हमारे टेबल में नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देन थीटा इज इक्वल टेन, जब दूसरे साइड जाता है टेन इनवर्स बन जाता है 7/4। ये इनवर्स आपको अभी कंसेप्ट नहीं पता, ये अगले साल आपको पढ़ना है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके। आपको कुछ ऐसे ही वैल्यूज मिलेंगे जिन पे आपको टेन का वैल्यू पता होगा, नहीं पता होगा तो आप ऐसे ही रखोगे टेन थीटा इज इक्वल 7/4। यू गॉट इट। इस केस में थीटा क्या है? एक्यूट है, तो टेन थीटा किसके बराबर आया? m2 - m1 डिवाइड बाई 1 + m1 m2। अभी दूसरा है, अब इसमें से हमने दो लाइन्स को जब इंटरसेक्ट किया, दो लाइन्स ने जब इंटरसेक्ट किया तो एक एंगल थीटा आया विच इज एक्यूट, तो दूसरा एंगल कौन सा है? फाई, फाई इज ऑब्ट्यूज। नाउ केस फर्स्ट, ये एक है, ये दूसरा है फाई। अच्छा, फाई किसके बराबर है? ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये किसके बराबर है? दिस ऑब्ट्यूज एंगल फाई इज 180 माइनस थीटा। फाई कितना है? फाई जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल को भी निकालना है, क्योंकि अगर एक 60 है दूसरा 120 होगा, अगर एक 80 है तो दूसरा 100 होगा, क्योंकि कुल मिला के एंगल 180 बन जाएगा। थीटा इज फाई इज ऑब्ट्यूज, फाई क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो फाई है किसके बराबर? 180 माइनस थीटा। अब दोनों साइड से क्या ले लोगे? 10। अब मैं 10 ही क्यों ले रहा हूं, साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्लोप 10 से निकलता है, साइन से नहीं, कॉस से नहीं। स्लोप किम से ले रहा? 10 थीटा। 10 फाई इज इक्वल 10 ऑफ 180 माइनस थीटा। अच्छा, 10 फाई इज इक्वल 10 ऑफ 180 माइनस थीटा इज 180 में से थीटा निकालो तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है, लेकिन 10 180 से 10 ही रहेगा, सो इट इज माइनस 10 थीटा। अब 10 फाई, अब 10 थीटा निकाल के है ना, सो इट इज माइनस टाइम्स m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो लिसन टू मी, अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो दो एंगल्स, चार तो बन रहे हैं लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट है, तो एक थीटा एक्यूट बन रहा है, दूसरा ऑब्ट्यूज बन रहा है। इफ थीटा इज एक्यूट देन m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 इट इज पॉजिटिव वैल्यू। क्या है ये? मतलब सामने क्या है इनके? प्लस। अब इनको कैलकुलेट करने के बाद प्लस आएगा माइनस आएगा, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। नहीं समझ रहे हो? इनको कैलकुलेट करने के बाद वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा उनका वैल्यू। मिसाल के तौर पर मैंने जब इनको कैलकुलेट किया तो मुझे वैल्यू आया -1/3। क्या आया वैल्यू? ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल tan थीटा क्या है यहां पे? पॉजिटिव है। सो इफ थीटा इज एक्यूट देन दिस m2 माइनस m1 ये पॉजिटिव है, एंड इफ फाई इज, अब एक थीटा एक्यूट है तो फाई क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा, तो तब जाके ये केस बनेगा। अच्छा, अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ ऐसे, ये थीटा है, ये ऑब्ट्यूज है, ये फाई है, ये क्या है? एक्यूट है ना। जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते, एक बन जाता है एक्यूट, दूसरा बन जाता है, इफ दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वन एंगल इज एक्यूट, अदर वन इज ऑब्ट्यूज। सो इफ दिस केस, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज तो ये नेगेटिव होगा, इफ फाई इज एक्यूट तो ये पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? तो हम जनरल में कैसे लिखते हैं? Therefore, from these two results, tan theta is equal to, सॉरी हाँ हम जनरल में लिखते हैं tan theta. Tan theta is equal, जब भी आपने लिखना होगा ना एंगल बिटवीन टू लाइनर्स, तो आप लिखोगे tan theta is equal, दिस इज मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अब हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं। क्यों ये मॉड क्यों लिया? क्योंकि मॉड से एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके मॉडुलस ऑफ दिस लिखा। मॉडुलस पता है ना, मॉडुलस गिव्स अस एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपको इनसे एक वैल्यू मिलेगा, दूसरा आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। ये है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमें क्या पढ़ना है? कोलिनियर पॉइंट्स। लिसन टू मी, हमारे पास 3 पॉइंट्स, आपको क्वेश्चन होगा शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या होगा क्वेश्चन?
आपको 3 पॉइंट्स मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, 3 पॉइंट्स आपको दिखाने वो कोलिनियर है। अगर आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, से फॉर एग्जांपल हियर, क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है? कोलिनियर किनको कहते हैं? जो एक ही लाइन पे होते हैं। तो क्या खचा मानस, एक लाइन है ए बी, ये है बी सी, क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है? आर दीज 3 पॉइंट्स कोलिनियर? क्या ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं? नहीं, ये कोलिनियर, ये है कोलिनियर पॉइंट्स। दिस इज ए हियर, दिस इज बी एंड दिस इज सी। दिस इज से फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहां पे है, ठीक। ये भी यहां भी लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको प्रोड्यूस करेंगे थोड़ा सा, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे। ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है ये? ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं आपको समझाऊं स्लोप्स के कंडीशन में, आप कैसे बताओगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है? आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्लोप्स को लेकर आप बता सकते हो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है, ठीक है। अब देखो ए बी सी, इनसे 2 अलग अलग लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं। अगर मैं इस वाले को कंसीडर करूं और ये इसका एंगल है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस। और ये जो लाइन है ये इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। तो BC, ये जो लाइन बन रही है इसका स्लोप अलग है क्योंकि इसका एक्यूट एंगल है। ये जो लाइन इनसे बन रही है इसका स्लोप अलग होगा क्योंकि ऑब्ट्यूस है। अब जरूरी नहीं है एक ऑब्ट्यूस होगा एक एक्यूट होगा, ऐसे भी लाइन्स हो जाती है। यहां ध्यान रखना अच्छे से। थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं। कोई मुझे बताएगा क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ए बी सी? क्या ए बी सी एक ही लाइन बना रहे? नहीं बना रहे, मश एक सी लाइन पे ठिमान। अब देखो ए बी एक लाइन पे आ रहा है, ये वाली लाइन यहां से जा रही है ऐसे, ये लाइन जा रही है यहां से। तो अगर सी होना चाहिए था ना कोलिनियर इनसे, तो ये इस लाइन पे होना चाहिए था, लेकिन ये इस लाइन पे नहीं है, हटके है। और सी भी जो लाइन है ए इनका कोलिनियर नहीं है क्योंकि ए उस लाइन से हटके, देखो इसको प्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा, ए तो बिल्कुल हटके है। अब ए बी एक लाइन पे है, बी सी जो है दूसरी लाइन पे है, बी इनका कॉमन पॉइंट है, तो मतलब ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब चेक करते हैं नॉन कोलिनियर, इनका स्लोप चेक करते हैं। देखो एक जो BC था ना, BC जो लाइन बन रही थी, ए इन पे नहीं आ रहा है, इस पे दूसरी लाइन आ रही है, तो यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। और AB जो है C इस लाइन पे नहीं है, इनसे और एक लाइन बनती है, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। ये 2 एंगल्स डिफरेंट होंगे, एक कम होगा, दोनों एक्यूट है लेकिन दोनों एंगल्स डिफरेंट होंगे। जब दोनों एंगल्स डिफरेंट है तो स्लोप्स भी डिफरेंट होंगे, जब दोनों एंगल्स डिफरेंट है तो स्लोप्स भी डिफरेंट होंगे। अब यहां पे चेक करते हैं, ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, ये वाला एंगल बना रहे थीटा। अच्छा BC को अगर प्रोड्यूस करोगे तो ये कौन सा एंगल बनाएंगे? दोनों के इसमें थीटा बन जाएगा एंगल। अगर मैं अलग अलग बात करूं, ए बी इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है यहां पे, तो इनका स्लोप मान लो m1 विच इज tan थीटा। अच्छा BC जो लाइन है, इधर देखो BC जो लाइन है, इसको जब आप प्रोड्यूस करोगे ए इसी लाइन पे आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ AB दैट इज m1 इज इक्वल tan थीटा, स्लोप ऑफ BC दैट इज m2 किसके बराबर है? tan थीटा। So if the 3 points are collinear, then their slopes are equal. Then slope of AB is equal to slope of BC.
अगर BC को मैंने थोड़ा सा मोड़ लिया ना इधर, अगर BC थोड़ा टर्न कर योकुन या ऐसे BC को टर्न करूं तो इसका स्लोप भी चेंज होगा क्योंकि एंगल चेंज होगा। अगर 1 डिग्री भी चेंज होगी ना, ठीक है, 1 सेकंड 1 मिनट अगर चेंज होगा तो स्लोप भी चेंज हो जाएगा। अगर अभी तक ये 30 डिग्री था, अगर मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ लिया 1 मिनट तो ये 30 डिग्री 1 मिनट बन जाएगा, उसका वैल्यू अलग है। tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, लेकिन tan 30 डिग्री और 1 मिनट उसका वैल्यू अलग होगा, कुछ वो हमें पता नहीं है ऐसे, लेकिन उसका वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है, सो व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन आपको ऐसे डिफाइन करना है इस चीज को, देन स्लोप ऑफ AB इज इक्वल स्लोप ऑफ BC, AB BC, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल स्लोप ऑफ BC इफ दे आर कोलिनियर। इफ स्लोप ऑफ AB इज नॉट इक्वल स्लोप ऑफ BC, AB BC, ठीक है, if slope of AB is not equal slope of BC then the 3 points are not collinear। ये है कंडीशन इसकी। Is that clear?